Hello friends, welcome to this channel. ये चैनल लॉ क्लासेस 01 उन लोगों को हेल्प करता है जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं या कोई कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या वो लोग जो भारत के नागरिक कानूनी जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट या टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासन व्यवस्था है ना, उसका कानून। प्रशासन आपने न्यूज़ चैनल में बहुत सुना होगा। जानेंगे इसकी डेफिनेशन और क्या कारण थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करना पड़ा। ये जो मैं कह रहा हूँ डेवलप करना पड़ा, इसका मतलब ये है कि उस से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं था। तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनको स्पेशल अटेंशन की डेफिनेशन की ज़रूरत थी और उनके लिए एक अलग एक्ट बनाने का सोचा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ की एक ब्रांच ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। पेपर में यदि क्वेश्चन आते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये बातें आपको लिखने में बहुत मदद करेंगी और आप एक ऐसे के टाइम में पैरावाइज टाइटल देते हुए अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। क्वेश्चन चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई भी हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ की ही एक ब्रांच है। अब लोग कहेंगे पब्लिक लॉ क्या? पब्लिक तो जनता को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, दो चीज़ें हैं, इसको पहले समझिए कि पब्लिक लॉ का क्या मतलब है। हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें है एक प्राइवेट और एक है पब्लिक। अभी जैसे एनटीपीसी वाला है, कई और ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। तो ये पब्लिक क्या है? पब्लिक है जनता, ठीक है। और ये जनता गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई है। ये वो जनता नहीं है जैसे लोग जनते बनते कहते हैं कि जनता जनता जनता। जनता मीन्स वो दायरे जहाँ सरकारी काम होते हैं, सरकार उनकी देख रेख करती है। एक होती है प्राइवेट, प्राइवेट मतलब निजी, अपनी, जिसमें कोई कंपनियां शेयर होल्डर द्वारा आते हैं, तो वो होता है प्राइवेट, जिसमें सरकार का दखल सिर्फ इतना होता है कि वो टैक्स द्वारा या उनके द्वारा कानून ना तोड़ा जाए, ये देखा जाता है। लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज है वो सारी गवर्नमेंट द्वारा देखी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो है जिसमें सरकार के लॉ हैं, जो सरकार द्वारा बनाए गए कुछ संस्थाओं को इत्यादि को, प्रशासन को, सरकार को चलाने के लिए, तो वो है पब्लिक लॉ। तो पब्लिक लॉ का ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अगर एक ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो पब्लिक लॉ की और भी कई ब्रांचें होंगी, तभी तो उनमें से एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। आपने सुना होगा कि बाढ़ के लिए प्रशासन सतर्क है, ठीक है ना। तो ये प्रशासन कौन है?
ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिन बोलते हैं ना, प्राइवेट कंपनियों में भी एडमिन वाला होते हैं। पब्लिक लॉ जो है वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और आम लोगों की, आम जनता की बीच में संबंध पैदा करता है, एक दूसरे से संबंध देता है। अगर एक डोर है तो पतंग भी है और पतंग उड़ाने वाला भी है। पतंग उड़ाने वाला हो गया गवर्नमेंट या स्टेट, और पतंग हो गई पब्लिक, जिसको कि पब्लिक चुनती तो है सरकार को, लेकिन उसका सरकार में कोई दखल नहीं होता है। पहले वो सरकार चुन लेती है, फिर सरकार के बने हुए कानूनों की जो चक्की होती है उसमें पिस जाती है। खैर, राजनीति में बात करना ठीक नहीं है, सॉरी वेरी मच। प्राइवेट में दो इंडिविजुअल, आम लोग, आम नागरिक, सिविलियन आपस में कनेक्टेड होते हैं प्राइवेट लॉ में। जैसे प्राइवेट कंपनी या कोई भी गिन लो, कुछ भी जिसमें प्राइवेट आता हो, तो ये होती है। लेकिन जो पब्लिक लॉ है उसमें स्टेट और पब्लिक, सरकार और जनता आपस में इंटरकनेक्ट करती है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ठेकेदारी के मसले जैसे आते हैं, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी काम को करने का, कराने का, वो आता है। आपने इंडियन पिनल कोड जो है 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दूसरे लॉ देखे पड़े हैं, तो उनमें सेक्शन दे रखे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल दे रखे हैं। इस तरीके से सेक्शन वगैरह जब धारा दे के किसी एक्ट को बनाया जाता है तो वो कोडिफाइड एक्ट कहलाता है। लेकिन जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। इसमें कोई सेक्शन नहीं है कि अंडर सेक्शन 302, अंडर सेक्शन 406, 306 या कोई भी बोला जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सेक्शन नहीं होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कोडिफाइड है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे एक्ट है जिनमें सेक्शन दे रखे हैं, जिनको कोडिफाई किया गया है, कोडिफिकेशन हुई है। कोड नंबर होता है सेक्शन नंबर, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट, ये जो दो लॉ है ये अनकोडिफाइड है। ये प्लेन ऐसे टाइप बातें की गई है, इसमें कोई सेक्शन में बांटा नहीं गया है, ठीक है। इसको छोटे छोटे हेडिंग में बांट सकते हैं। तो ये कोडिफाइड और अनकोडिफाइड का अंतर तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। एलएलबी के स्टूडेंट्स ने बेयर एक्ट तो देखे होंगे। बेयर एक्ट जो है उन्हीं के हैं जो एक्ट कोडिफाइड होते हैं। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट, ये जो दोनों लॉ हैं ये कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड है, इसलिए इनके बेयर एक्ट भी नहीं प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं या देश का कोई भी नागरिक जानना चाहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहाँ से आया है। देखिए, इसका सोर्स हमारे भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी की बातों को
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो लेके बना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासन की कि कैसे किसी संस्था को, सरकार को चलाया जाएगा, किसी बात को चलाया जाएगा, ये बताया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनमें जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं को बातों को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। आपको जानना चाहिए कि जो पब्लिक लॉ है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी प्राइवेट लोगों की बातें नहीं करता, वो सरकार की ही बातें करता है। और उसमें जो उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद ड्यूटीज दे रखी है, और ड्यूटीज एंड पावर ऑफ स्टेट दे रखी है। ये सारी इसलिए है कि सरकार जनता की भलाई के लिए क्या क्या करेगी, ठीक है, ये है। और उन्हीं बातों को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है। बहुत ही अच्छा होगा यदि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लॉ को भी पढ़ा जाए और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी ठीक से समझा जाए, तो बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन बने एक दूसरे के लिए है। ये माना जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही बना है। 20th सेंचुरी के बाद, यानी कि 20वीं सदी के बाद, शताब्दी के बाद, जो भी कह लो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बाद ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फंक्शन में आया। उससे पहले एशियन टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं था, ये सिविल लॉ का एक अंदरूनी मसला था, मामला था, उसके अंदर की बातें थी, ये उसमें घुला मिला था। किसमें? सिविल लॉ में। यह एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को रेगुलेट करने के लिए बना। ये किसी के अंडर नहीं आता है, ये इंडिपेंडेंट लॉ है, लेकिन ये सरकारी विभागों का जो लेन देन है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको रेगुलेट करने के लिए बना है। धीरे धीरे ये 20वीं सदी 20th सेंचुरी के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया, उससे पहले ये नहीं था, सिविल लॉ में आता था। अब जब ये अलग हुआ तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे इसका विकास हुआ वैसे ही इसके नए नए चैप्टर जुड़ते गए, काट छांट होती गई, इधर का उधर कॉपी करके पेस्ट किया गया, कहीं पेस्ट किया हुआ डिलीट किया गया, इस तरीके से काम हुआ। अब आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है, अधिकार होता है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको लेके एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बना है। जब प्रशासनिक अधिकारी संस्थाएं आम पब्लिक के विरुद्ध कुछ एक्शन कर देती है, फंक्शन कर देती है, तब
एडमिनिस्ट्रेशन लॉ कुंभकर्ण की नींद से जाग के खड़ा हो जाता है और ये आम पब्लिक के हितों की रक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करता है, कुछ ऑर्डर देता है, धमकाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के अंडर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है। अच्छा, अब जब वो इंडिपेंडेंट है तो फैसला लेना का, अच्छे बुरे का सोचना समझना उनका अधिकार होता है। उनकी डिस्क्रिशन की जो पावर है वो कई बार हद पार कर देती है और जनता के हित के खिलाफ कुछ काम हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिशन होता है जिसका वो भी एक चलता फिरता इंसान ही होता है जो अपनी समझ से यदि डिस्क्रिशन से काम करता है। तो ऐसे जो काम हो जाते हैं जो आम पब्लिक के फायदे के खिलाफ है, जिससे जनता भड़क जाती है, कंप्लेंट करती है, अपील करती है, तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और पब्लिक जनता दोनों को रास्ता दिखाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो देश को चलाती है, ये सरकार से अलग है, लेकिन सरकार के कामों को ये समझ लीजिए कि सरकार ने अपनी कुछ पावर डेलीगेट की है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। ठीक है, सरकारी प्रशासन को, व्यवस्था को, देश को चलाने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसके लिए एक अलग ऑफिस बना दिया गया है जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कहा जाएगा। और ये जुडिशल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, हर किस्म की पावर रखती है। ब्यूरोक्रेट्स कौन है? ब्यूरोक्रेट्स जो नौकर शाह कहलाते हैं। नौकर है लेकिन शहंशाह है, तो नौकर शाह कहा जाता है उनको, ब्यूरोक्रेट्स। ये कौन है? ये वही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, अधिकारी वगैरह ऊंचे सिंहासन पर, वे ही ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। नौकर शाह, शाह इसलिए कि ये बादशाह की तरह कानून बनाने की पावर, कानून को थोपने की, चलाने की और हाँकने की पावर इनके पास होती है। यहाँ तक कि कानूनी पावर भी इनके पास होती है। ये बड़े पावरफुल होते हैं। अब जैसे ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह, इनके पास इतनी पावर है, ये कानून बना सकते हैं, कानून को लागू करा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो अब यदि इनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला, इनका मॉनिटर ना हो तो पता नहीं क्या ना कर दें। इसीलिए इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक डंडा बिठा दिया गया है, शास्त्र बिठा दिया गया है। कानून बनाने की लेजिस्लेटिव पावर सरकार के पास होती है, जैसे पार्लियामेंट में है या विधानसभा वगैरह में। तो अब एक हो गया लॉ मेकिंग पावर अथॉरिटी, एक होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो कि उस कानून का पालन करती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, लेकिन सरकार के पास
कहते हैं इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ों को देखे जो प्रशासन के अंडर आती है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनी है। तो वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कानून को लागू करने की, चलाने की व्यवस्था करने वाले, उन्हीं को, जो कानून को चलाएंगे उनको ही बता देती है, डेलीगेट कर देती है अपनी लेजिस्लेटिव पावर, डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। वो अपने कानून बनाने की पावर भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे देते हैं कि तुम ही कानून बनाओ और तुम ही लागू करो। जब कोरोना महामारी का टाइम था तब आए दिन पता लगता था कि शादी में पूरी बारात की जगह सिर्फ 50 लोग ही जाएंगे। ऑफिस में आधे लोग एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन आएंगे। और ऐसे ही कई कानून जो कि कोरोना के टाइम देखने को मिलते थे, वो पार्लियामेंट से या विधानसभा से पास नहीं होते थे, वो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। और आपको पता है कि बारिश हुई है तो कहते हैं डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है कि स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। डीएम साहब का ऑर्डर आ गया कि 5वीं तक के बच्चे स्कूल से छुट्टी करेंगे। इस तरीके के जो ये ऑर्डर्स आते हैं, ये सरकार पास नहीं करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पास करती है। अब जब वो पास करती है ये चीज़, तो वो क्या करेगी, वो इसको लागू भी कराएगी, देखेगी कि स्कूल में, पिक्चर हॉल में, बारात में कितने लोग आए। ज़्यादा तो नहीं आ गए हैं, कम आने पे कुछ नहीं कहते हैं वो, लेकिन ज़्यादा आने पे क्या करेंगे, तब उनकी जुडिशियल पावर जो है, कानूनी ताकत, वो उठ खड़ी होती है। अगर किसी ने उस कानून को तोड़ा तो उसकी क्या सज़ा होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के हाथ में है। तो इधर उसकी जुडिशरी पावर, जुडिशियल पावर भी सामने आ जाती है। तो तीनों फंक्शन वो करते हैं। कौन? जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में IAS, IFS, IPS, ऐसे ही जितने एस लगे हुए हैं, I और S, ठीक है। अभी ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके हाथ में सारी पावर होती है। इनकी जो जुडिशियल पावर है, इसके लिए ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे कोर्ट वगैरह होते हैं, कोर्ट कचहरी, तहसील, ऐसे ही ट्राइब्यूनल होते हैं। जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स उसको चलाते हैं, वहाँ फंक्शन करते हैं। अभी ये केस कोर्ट में जाने लायक होते हैं, लेकिन ना तो सरकार के पास, पार्लियामेंट वालों के पास इतना टाइम है कि छोटी मोटे मसलों को देखें, उसके लिए कानून बनाएं, उनको लागू करें और उसके लिए न्यायिक व्यवस्था करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, उसमें जो जुडिशियल काम होता है उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बन गए। अब ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, वो कोर्ट में जाने की बजाय केस ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं, क्योंकि उससे एक फास्ट ट्रैक एक्शन होता है, जल्दी से जल्दी। अगर ये काम कोर्ट का हो जाए तो वहीं बहुत बड़े बड़े केस पेंडिंग होते हैं, तो एक लाइन लग जाती है, क्यू हो जाती है। तो फिर उन केसों को लाइन में लगना पड़ता है या उनकी डेट्स बहुत दिनों बाद मिलती है। इसलिए ऐसे केस ट्राइब्यूनल के हवाले हो जाते हैं, जो कि जल्दी से न्याय व्यवस्था करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS, IFS वगैरह वगैरह,
अगर ये पूरी आज़ादी के साथ कानून भी बनाए, उसे लागू भी करें और उसके लिए कोई सजा भी दें, तो ये फिर मध्यकालीन इतिहास जो आप पढ़ते हो कि चोरी के बदले अंग भंग कर देते थे, वो कर देते थे। तो इसी तरीके से आजकल वो नहीं कर सकते, लेकिन मनमानी कर सकते हैं, तानाशाही कर सकते हैं। ऐसी तानाशाही उनके द्वारा ना हो, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है, ताकि उसको जो कुछ जिम्मेदारी दी गई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे जो अधिकार है उनको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके। समझ गए ना? आपको यदि पेपर में आ जाए स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे टाइम में याद कर लीजिए, और जब क्वेश्चन आए उसको सोच समझ के इसमें दी हुई बातों का निचोड़ निकाल के वहाँ आप लिखिएगा। ठीक है? लिखने की कला आपको आनी चाहिए, आपको बातें बनानी आनी चाहिए, ताकि कोई एक पॉइंट पूछे कि फुल स्टॉप क्या आता है, तो पूरा सेंटेंस बोलने के बाद आप ये भी बता दो कि कॉमा आना चाहिए कहाँ, और ये भी बता दो कि यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। इतना आपको सीखना है। ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर से पास होइए, और फिर आप भी ब्यूरोक्रेट बनने के चांस पा सकते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एग्जिस्टेंस में आई क्यों, ये भी अच्छा सवाल है। तो आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, लेजिस्लेटर बैठे हैं, जो कि कानून बनाते हैं, उनको लागू करवाते हैं, और उसके बारे में कानून बनाते हैं कि कानून तोड़ने वाले को क्या सजा मिले। हाँ, कानून पालन करने वाले को कोई नहीं पूछता, वो कानून पालन करना वाला ये समझे कि उसने कानून का पालन किया तो नेकी की कुएं में डाली, लेकिन अगर उसने कानून तोड़ा तो फिर कोर्ट कचहरी ट्राइब्यूनल तो है ही है। तो इसका मतलब यह हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लेजिस्लेचर्स के बर्डन को, पार्लियामेंट के बर्डन को, सरकार के बर्डन को हल्का करने के लिए बनाई गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की जो बातें हैं वो ये कहता है कि कौन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, कैसे वो व्यवस्थित होगी, उसका कैसा संगठन होगा, उसके क्या फंक्शन होंगे। ठीक है? और फंक्शन के बाद उसकी क्या क्या पावर होंगी, ये देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर, फंक्शन और ड्यूटीज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेगुलेट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लेके जो कहा जा सकता है कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मॉनिटर, रेगुलेटर of administrative authorities, their power, their organization, their function, their duties and their judiciary power। ठीक है? इन सब को जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर है, उन सब को मॉनिटर करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। ये डेफिनेशन के रूप में आप याद करिएगा। अभी देखिए, लैंड केसेस को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए लैंड लॉज हैं। ठीक है ना? अब प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर्टी लॉ है। ठीक है? ऐसे हिंदू लॉ है,
इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जो कि अपने खास खास दायरे को दिए गए अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करता है। वैसे ही अभी लैंड लॉ लैंड को करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको काबू में रखता है, उनके नथुने में लगाम डाल के रखता है। और उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है, जो कि उसकी जुडिशियल अथॉरिटी की हर पावर को, चाहे वो जुडिशरी पावर ही हो, उसके ऊपर भी वो चाबुक चला पाता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, वो मनमानी तानाशाही नहीं कर पाते। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस क्या है, तो टू मेक द चेक, टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जिनको कि बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कानून बनाने की, उसको लागू करने की। अपना ही गंदा कानून बनाने के बाद उसको लागू करने की पावर भी है। तो यदि वो ऐसा करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर उनको ऐसा करने से रोका जाता है। अब जुडिशरी पावर है, वो जजमेंट भी दे सकते हैं, तो वो किसी सही आदमी को भी गलत ठहरा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको ऐसा करने से रोकता है। तो ये हो गया मेन पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल ऑफ लॉ को देश में, पूरे देश में लागू कराता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। नहीं तो बहुत गैर कानूनी कानून बन सकते हैं, गलत, जो कि जनता को परेशान कर देंगे, जीने नहीं देंगे। तो देश में जो रूल ऑफ लॉ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की देख रेख में देश में चलाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर और जनता की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ आम पब्लिक, ठीक है, आम जनता, आम लोग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी पावर का भी यूज़ कर सके और देश की जनता, उस जगह के रहने वाले लोग आज़ादी के साथ अपने सारे अधिकारों का सदुपयोग कर सके, जो कि उनको संविधान में दिए गए हैं या कानून में दिए गए हैं। अब ये जो ट्यूटोरियल्स है, ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं और जिनको ज़रूरत नहीं होती है वे बोर हो जाते हैं। लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन देना है, तैयारी करनी है, वे लोग लंबे से लंबे एजुकेशन के वीडियो तो देखते ही हैं, एक ही साथ वो कई और वीडियोस को भी देखते हैं, ताकि उनकी नॉलेज और बढ़े। क्योंकि कुछ वीडियो में कुछ बातें ज़्यादा स्थान पा जाती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पाती है। ठीक है, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि 100% उन्होंने बता ही दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखा होगा और बीच में स्किप नहीं किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे। आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख के हम जैसे ट्यूटोरियल जो फ्री में बना रहे हैं,
उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको ये लगता है कि उनके मेहनत को कुछ लोगों के पास जगह मिल रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक्स। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।